टेलीविजन का आविष्कार किसी एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास अनेक वैज्ञानिकों के वर्षों के प्रयास का परिणाम है। लेकिन फिर भी सफल टेलीविजन के विकास का श्रेय एक स्कॉटिश पादरी युवक जॉन लोगी बेयर्ड को जाता है। उन्होंने 26-27 जनवरी सन 1926 में संसार के पहले सफल टेलीविजन का प्रदर्शन किया। इससे पहले इस दिशा में किए गए प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। 1842 में अलेक्जेंडर बेन नाम के एक अन्य स्कॉटिश वैज्ञानिक ने विद्युत तार से चित्र प्रेषित करने के लिए एक यंत्र बनाया था। इस यंत्र को बाद में बेविल ने विकसित किया। इसके बाद एक जर्मन भौतिकशास्त्री आर्थर कोर्न ने विद्युत रसायन के स्थान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का इस्तेमाल कर इसे और परिष्कृत पास टेलीविजन के लिए सबसे बड़ी समस्या स्कैनिंग यानी सूक्ष्मावलोकन की थी। इसका समाधान कुछ अंश तक बर्लिन विश्वविद्यालय के पाल निकोव नामक युवक ने करने का प्रयास किया। स्कैनिंग और उसे फिर से वास्तविक रूप में सज्जीकरण के लिए उन्होंने गत्ते का डिस्क लिया और उस पर छोटे छोटे सुराखों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वे इसकी कोर को के जॉन लोगी बेयर्ड का आरंभिक टेलीविजन पास एक सर्पिल वृत्त बना सके। एक विशेष प्रकार के इस ने ज्योतिषशास्त्री प्रकाश परिष्कृत कैमरे में इस डिस्क को लगाया। इस कैमरे के सामने यानी किसी हरकत करती वस्तु पर छिद्रित डिस्क के घूमने से तक कैमरे में लगे एक तेज रोशनी वाले लैंप से प्रकाश ने किरणें निकलकर वस्तु या दृश्य पर पड़ती थी। इससे प्रक्रम से वह वस्तु छोटे छोटे बिंदुओं में बंट जाती थी। का छिद्रों का आकार डिस्क पर सर्पिल रूप में होने से वस्तु के का सूक्ष्मावलोकन डिस्क की एक ही परिक्रमा में हो जाता था। एक प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव सेल जो बैटरी से जुड़ा होता था और जिसका संबंध रिसीवर से होता था, इस वस्तु या दृश्य को विद्युत संवेगों में बदलकर लगातार प्रेषित करता रहता था। एक दूसरे छिद्रित डिस्क में सर्पिल वृत्त में बने सुराखों के सहारे तेज और मंद प्रकाश के असंख्य बिंदुओं के सम्मिलन से पूरा दृश्य फिर से निर्मित हो जाता था, लेकिन निकोव इसे अधिक विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें तकनीकी बाधाएं बहुत थीं। इसी बीच टेलीविजन के दो बुनियादी यंत्रों का विकास हुआ। स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फर्डिनांड ब्राउन ने रिक्स की कैथोड ट्यूब में संशोधन किया। उन्होंने ट्यूब के चौड़े सिरे वाले भाग पर चमकीले इमल्शन का लेप करके कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को दिखने योग्य बना दिया। वे इस नली का उपयोग ऑसिलोस्कोप दोलनमापी के रूप में करते थे। दूसरा यंत्र था प्रकाश विद्युत सेल। इसका आविष्कार 1905 में जर्मनी के जुलियस एल्स्टर और हांस गाइटल ने किया। सन 1909 में म्यूनिख के एक इंजीनियर मैक्स डाइकमान ने भी कैथोड किरणों के माध्यम से एक छोटा सा मॉडल बनाया जो छाया चित्रों का प्रेषण कर सकता था। बेयर्ड ने इन सभी प्रयासों से पर्याप्त लाभ उठाया और सन 1925 में उन्हें अपने टेलीविजन मॉडल से एक मनुष्य की आकृति को एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रेषित करने में सफलता मिली। बेयर्ड ने अपने मॉडल में निकोव द्वारा प्रयुक्त छिद्रित डिस्क का उपयोग किया था। बेयर्ड ने अपने मॉडल द्वारा प्रेषित चित्र को और साफ सुथरा बनाने के लिए बेतार द्वारा प्रेषण का क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किए। बेयर्ड द्वारा निर्मित टेलीविजन सेट का प्रायोगिक प्रेषण BBC से सन 1929 में शुरू किया गया। इन्हीं दिनों अमरीकी प्रयोगशालाओं में भी टेलीविजन की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को बहुत अधिक विकसित कर लिया गया। यहाँ के वैज्ञानिक फिलोटी फॉक्सवर्थ और जब डॉक्टर के जोरिकिन ने इस क्षेत्र में बड़े असाधारण पड़ते कार्य किए। 1928 में जोरिकिन ने टेलीविजन के पदार्थ आधारभूत साधन आइकनोस्कोप बनाया। यह एक है बिल्कुल नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का नियोजन था, निकलते जिसे निकोव डिस्क और ब्राउन नली के स्थान पर टकराते लगाया गया। टेलीविजन बिंबों को शीघ्र और कुशलता से प्रेषित करने में यह एक क्रांतिकारी विकास था, जो आज भी टेलीविजन का आधारभूत साधन बना हुआ है। टीवी सेट के अंदर एक कैथोड नलिका होती है, जिसमें चौड़े सिरे के भीतरी भाग में प्रतिदीप जिंक सल्फाइड प्रेषण टेलीविजन आरंभिक टेलीविजन कैमरा कर का लेप होता है।
यही टीवी का स्क्रीन कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर असाधारण पड़ते हैं, तो यह स्क्रीन चमक उठता है। यह विशेष के पदार्थ पूरे स्क्रीन पर छोटे छोटे कणों के रूप में फैला होता एक है। इन कणों में उसी मात्रा में प्रकाश के स्फुलिंग निकलते रहते हैं, जिस अनुपात में उस पर इलेक्ट्रॉन पर टकराते हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गन टीवी कैमरा और में क्रमवीक्षण करता है, उसी तरह कैथोड किरण ट्यूब विकास तेज रफ्तार से इलेक्ट्रॉनों को दाएं बाएं शूट करती रहती है और स्क्रीन पर हरकत करते चित्र दिखाई देते रहते हैं। टीवी प्रसारण केंद्र में एक खास किस्म के कैमरे से पर्दे पर वह दृश्य डाला जाता है, जिसे प्रसारित करना होता एक आरंभिक टेलीविजन सेट है। यह स्क्रीन लाखों छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। इन कणों को अभ्रक की पट्टी के एक तरफ जमा दिया जाता है। इन कणों का आकार इंच के 1000वें भाग के बराबर होता है। आसपास के कण एक दूसरे से विद्युत पृथक पृथक होते हैं। इन कणों में प्रकाश की क्रिया तेजी और बहुलता से होती है। इन कणों पर जब रूप से प्रकाश डाला जाता है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन कण निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। कैमरे के दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गन की व्यवस्था होती है, जो इलेक्ट्रॉन कणों का स्रोत होती है। इलेक्ट्रॉन गन में से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बीम दाएं बाएं और ऊपर नीचे क्रम से घुमाई जाती है। यह क्रम वीक्षण स्कैनिंग कहलाती है। इन इलेक्ट्रॉन कणों की संख्या के अनुरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो नन्हे नन्हे पंजों की शक्ल में होती है। विद्युत धारा के इन पुंजों को एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित एम्प्लीफाइड किया जाता है। उसके बाद इन्हें प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों पर सवार कर दिया जाता है। एंटेना के माध्यम से टेलीविजन सेट में पहुंचने पर ये तरंगे पुनः दृश्य रूप कैसे पाती हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है। टेलीविजन के स्क्रीन पर विद्युत पंजों को पृथक करके उसी क्रम में ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जाता है, जिस क्रम में प्रसारण केंद्र में घुमाया गया था। तभी दृश्य उभरता है। रंगीन टेलीविजन में दृश्य 3 मूल रंगों के मेल से बनता है, लाल, नीला और हरा। दृश्य को इन्हीं 3 रंगों के खंडों में विभाजित किया जाता है। तीनों मूल रंगों के यदि हिस्से 3 अलग अलग कैमरों के स्क्रीन पर डाले जाते तरंगे हैं। ये तीनों कैमरे रंगों के अनुरूप विद्युत धाराओं के 3 क्रम उत्पन्न करते हैं। फिर ये स्वतंत्र रूप से रेडियो के तरंगों के ऊपर सवार करके प्रसारित कर दिए जाते हैं। जरिए रंगीन टेलीविजन सेट में अलग अलग रंगों के लिए 3 दूसरे इलेक्ट्रॉन गनें होती हैं। ये गनें विद्युत धारा में से अपने स्टेशक्रम वाली तरंगे चुनकर उन्हें इलेक्ट्रॉन पुंजों के रूप में बढ़ाते स्क्रीन पर एक साथ प्रक्षेपित करती हैं। 3 पंक्तियों में से प्रत्येक पंक्ति के कण अलग अलग रंगों का प्रकाश स्क्रीन पर डालते हैं। तीनों रंगों के मेल से स्क्रीन पर रंगीन दृश्य उभर आता है। टेलीविजन प्रसारण का क्षेत्र बढ़ाने के लिए आजकल 2 प्रणालियां अधिकतर अपनाई जा रही हैं। पहली माइक्रोवेव प्रणाली तथा दूसरी संचार उपग्रह प्रणाली। माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा टेलीविजन के कार्यक्रम प्रसारित करने की संक्षिप्त कार्यप्रणाली इस प्रकार है। जिस कार्यक्रम को टेलीविजन पर दिखाना होता है, वहां से चित्र और आवाज की तरंगे माइक्रोवेव डिस्क द्वारा टेलीविजन सेंटर में भेजी जाती है। केंद्र पर लगी दूसरी माइक्रोवेव डिस्क उन्हें ग्रहण करती है। टेलीविजन केंद्र के टावर से ये तरंगे मास्टर स्विचिंग रूम MSR में पहुंचती हैं। कि यदि कार्यक्रम को अन्य केंद्रों से भी रिले करना हो तो ये तरंगे MSR से कोएक्सियल केबल जो जमीन के अंदर बिछी होती है, उसके द्वारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ के माइक्रोवेव में पहुंचती है। फिर माइक्रोवेव डिस्क के जरिए इन्हें दूसरे केंद्र तक भेजा जाता है। एक केंद्र से दूसरे के मध्य में हर 100 किलोमीटर पर एक रिपीटर स्टेशन होता है। ये रिपीटर स्टेशन तरंगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर बंबई से दिल्ली के टेलीविजन केंद्र तक 26 रिपीटर स्टेशन है। यदि बंबई से कोई कार्यक्रम दिल्ली के लिए प्रसारित किया जाता है,
तो तरंगे एक के बाद एक इन्हीं रिपीटर स्टेशनों से होती हुई दिल्ली केंद्र तक पहुंचती है। दूसरे केंद्र KMSR पर पहुंचकर ये तरंगे टेलीविजन संचार सिस्टम से होती हुई टेलीविजन सेट तक पहुंचती है। माई स्टे सैटेलाइट द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने के पैरा लिए जिस स्थान का कार्यक्रम दिखाना होता है, वहां भी सेटे माइक्रोवेव डिस्क की व्यवस्था की जाती है। उदाहरण सेटे के तौर पर यदि दिल्ली के किसी कार्यक्रम को विदेश अथवा बहुत दूर के शहर में प्रसारित करना हो तो दिल्ली के OB स्पॉट से माइक्रोवेव डिस्क द्वारा दिल्ली टेलीविजन से MSR की ओर तरंगे भेजी जाती है। वहां से उन्हें जमीन के अंदर बिछे कोएक्सियल केबल के माध्यम से दिल्ली के विदेश सैटेलाइट प्रणाली का जीविजन संचार भवन में भेजा जाता है। उसके पश्चात उन्हें माइक्रोवेव डिस्क के माध्यम से देहरादून में लगे अर्थ के स्टेशन की ओर भेजा जाता है। वहां स्थित भी पैराबोलार्ड एंटेना के माध्यम से आकाश में स्थित दाहरण सैटेलाइट की ओर तरंगे भेजी जाती है। उसके बाद विदेश सैटेलाइट से इन तरंगों को उस देश का संचार माध्यम तो प्राप्त कर शेष पूर्व विधि से उसे अपने टेलीविजन केंद्रों से प्रसारित करने की व्यवस्था कर लेता है। हमारे देश में इन दोनों ही संचार प्रणालियों का उपयोग टेलीविजन के कार्यक्रम सारे देश में प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। टेलीविजन में क्रांतिकारी विकास वैज्ञानिकों ने एक नई तरह की विधि का भी विकास किया है। एक विशेष प्रकार के एंटेना का निर्माण किया गया है, जो विश्व के किसी भी स्थान से किसी भी संचार उपग्रह से सिग्नलों को ग्रहण करके सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सकता है। इस विधि से आप विश्व के किसी भी देश में हो रहे टेलीविजन कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक और नए तरह का टेलीविजन सेट विकसित किया गया है, जो एक साथ दो कार्यक्रम टेलीविजन स्क्रीन पर प्रेषित करता है। टीवी के बड़े स्क्रीन के मध्य में नीचे की ओर एक छोटा सा स्क्रीन होता है, जिस पर अलग से कार्यक्रम आता है। यदि कोई रोचक कार्यक्रम देखने के साथ साथ आप उस दिन चलने वाले क्रिकेट मैच का भी आनंद लेना चाहें तो इस प्रकार का टीवी हाजिर है। दो कार्यक्रम एक साथ दिखाने वाले इस टेलीविजन सेट का प्रचलन यूरोप के देशों में हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का आकार वाल्वों के स्थान पर ट्रांजिस्टरों और ट्रांजिस्टरों के स्थान पर सिलिकॉन चिप्स का विकास करके घटाया गया। अब एक और नए विकास का तेजी के साथ आगमन हो रहा है। इस नए विकास का नाम ऑप्टिकल फाइबर है। अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज में इसके विकास पर जोर शोर से कार्य हो रहा है। किसी भी घर की संचार लाइन में यह ऑप्टिकल फाइबर नामक सूक्ष्म यंत्र लगा देने से अनेक संचार चैनलों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। एक ही टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ दो कार्यक्रम बाजार लाइन से टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि जोड़े जा सकते हैं। महिलाएं बटन दबाकर बाजार में वस्तुओं का भाव मालूम कर घर बैठे ही ऑर्डर भी दे सकती हैं। टेलीविजन पर मनचाहे कार्यक्रम, भाव, बच्चों की शिक्षा से संबंधित उपयोगी कार्यक्रम, टेलीफोन पर वार्ता, रेडियो पर कार्यक्रम, कंप्यूटर में पहले से सेट किए गए कार्यों आदि को एक ही लाइन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कंप्यूटर पहले से सेट कार्यों को समय समय पर टीवी के पर्दे पर पेश करता रहेगा। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर से होने वाली क्रांति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।